इंडिया में मोबाइल डेटा की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। साल 2024 में एक एयरटेल यूजर को 455 के प्लान पर 84 डेज के लिए 6 GB डेटा और हर दिन के 100 SMS मिलते थे, लेकिन अब उसी प्लान की कीमत 469 रुपए हो गई है, और वो भी बिना किसी डेटा के। कुछ ऐसा ही हाल जियो का भी है। जियो के 2 GB पर डे 84 डेज वाले प्लान की कीमत 719 रुपए थी, जो कि टैरिफ हाइक के बाद 140 रुपए से बढ़कर 859 हो गया, यानी लगभग 20% का प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन से लगभग 6.9 टाइम ज्यादा। इन दोनों के साथ ही वोडाफोन ने भी अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया है। अब रिचार्ज प्लान का बढ़ना पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार। इस साल के अंत तक सभी टेलीकॉम ऑपरेटर एक बार फिर से रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाने की कोशिश में है। तो इससे एक सवाल मन में आता है, क्यों ये टेलीकॉम ऑपरेटर इतनी तेजी से रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा रहे हैं। खबर जुड़ी है वो एक्चुअली आपकी जेब से जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल टैरिफ की। भारत के टेलीकॉम यूजर्स के लिए एक बुरी खबर आ रही है। आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ सकता है। आने वाले महीनों में मोबाइल कंपनियां रिचार्ज प्लान्स को फिर से 10 से 12% तक महंगा कर सकती हैं। पिछले कुछ साल भले ही इंटरनेट यूजर्स के लिए अच्छे दिन रहे हैं, लेकिन जियो को छोड़कर बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जियो ने आते ही सस्ते डेटा को लेकर जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग की, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज अकेले जियो के पास पूरे मार्केट का लगभग 43% यूजर बेस है, जो कि 46 करोड़ आबादी होती है। जियो के आने की वजह से ही आज भारत दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में से एक है, लेकिन कुछ साल पहले तक चीजें आज की तरह नहीं थी। साल 2016 के पहले एक स्मार्टफोन यूजर एक टाइम में 2 से 3 रिचार्ज कराता था। एक तो कॉलिंग के लिए, दूसरा उस कॉलिंग रेट को कम करने के लिए अलग अलग टैरिफ, और तीसरा यदि इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए डेटा पैक, जो कि अलग से कराना पड़ता था। इससे कस्टमर ना चाहते हुए भी 2 से 3 रिचार्ज कराता था, जो कि जेब पर भारी पड़ रहा था। इसलिए इस काम में जितने भी ऑपरेटर थे वो चारों तरफ से पैसे कमा रहे थे। आप बात करो या ना करो, यदि टैरिफ लिया हुआ है तो उससे कंपनी को पैसे आ रहे होते हैं। मार्केट में एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन जैसे ऑपरेटर्स अच्छी सर्विस और कवरेज देते थे, लेकिन इनके रिचार्ज प्लान इतने ज्यादा महंगे थे कि इनको कंपटीशन देने के लिए रीजनल टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे यूपी में एयरसेल, यूनिनार और टाटा डोकोमो जैसे ऑपरेटर जो बहुत ही सस्ते रेट पर कॉलिंग और डेटा दे रहे थे। लेकिन अभी भी ये आज के रेट से काफी महंगा होता था। उस समय के हिसाब से ये रीजनल टेलीकॉम ऑपरेटर केवल सस्ते हुआ करते थे और केवल लोकल कॉलिंग के लिए ठीक थे। ना इनका इंटरनेट ठीक से काम करता था और ना ही इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी थी। इन सब के बीच सितंबर साल 2016 में जियो ने मार्केट में एंट्री ली और सीधे 4G को इंट्रोड्यूस किया। जियो के शुरुआती महीनों में वेलकम ऑफर की वजह से कॉलिंग, डेटा और SMS बिल्कुल फ्री था, और इस वजह से अचानक से आते ही मार्केट में इसकी डिमांड पीक पर पहुंच गई। बाकी के ऑपरेटर जहां कॉलिंग के ऊपर अलग अलग टैरिफ दे रहे थे, तो जियो ने रिचार्ज प्लान के आने के बाद इन सभी को पीछे छोड़ते हुए कॉलिंग, डेटा और मैसेज के लिए एक रिचार्ज कर दिया। जियो के आने के पहले जो 1 GB डाटा हमें 256 रुपए का पड़ता था, बाद में यह घटकर 13 रुपए पर GB हो गया। अब ये न सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़ गया था, बल्कि इससे कई सारे बिजनेस और स्टार्टअप खड़े हुए जो आज यूनिकॉर्न है। इसी सस्ते डेटा की वजह से आज भारत डेटा कंजप्शन के मामले में मंथली एवरेज 32 GB डेटा यूज करने के साथ चाइना और यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर है। और न सिर्फ डेटा यूज करने के मामले में, बल्कि नंबर ऑफ यूजर्स के मामले में भी हम वर्ल्ड फर्स्ट रैंक पर आते हैं। लेकिन ये राहत कुछ ही सालों के लिए थी, क्योंकि अब वापस से हम उसी एरा में जा रहे हैं जहां इंटरनेट यूज करना काफी महंगा है, क्योंकि धीरे धीरे सभी ऑपरेटर्स रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने सभी प्लान के प्राइस हर साल बढ़ाए हैं। पिछले साल जुलाई 2024 में 27% तक बढ़ी हुई कीमतों की वजह से अब देश भर में लोग 47,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में मोनोपोली या डुओपोली किसी देश के लिए एक खतरा बढ़ती है। आज भारत में केवल 2 ही टेलीकॉम ऑपरेटर है जो देश की लगभग 74% से ज्यादा आबादी को सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा BSNL और VI भी आते हैं, और बाकी बचा मार्केट शेयर इनके पास है, जिसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये जियो और एयरटेल को कहीं से टक्कर दे सकते हैं। जब जियो ने मार्केट में एंट्री मारी तो ये वो दौर था जब बाकी के छोटे रीजनल टेलीकॉम ऑपरेटर कॉलिंग के ऊपर कई तरह के टैरिफ दे रहे थे। इनसे कॉल करना बाकी के बड़े ऑपरेटर की तुलना में सस्ता पड़ता था। इनकी वजह से बड़े ऑपरेटर प्राइस बढ़ाने से पहले सोचते थे, लेकिन जैसे ही जियो ने मार्केट में एंट्री ली, सबसे पहले यही लोग बाहर हुए जो कि बड़ी कंपनियों को कंपटीशन दे रहे थे। जियो के आने के बाद रीजनल ऑपरेटर्स कई तरह से नुकसान झेल रहे थे, क्योंकि एक तो ये 4G का समय आ चुका था, जिससे लोगों ने 2G रिचार्ज कराना कम कर दिया, और दूसरा कस्टमर तेजी से जियो की तरफ शिफ्ट
शिफ्ट हो रहे थे। जब जियो ने छोटे ऑपरेटर्स को खत्म कर दिया तो बाकी बचे बड़े प्लेयर या तो एक दूसरे में मर्ज कर रहे थे या घाटे में चल रहे थे। इस उथल पुथल के बाद आज मार्केट में इतने ऑपरेटर बचे हैं जिसे आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, और यही कारण है कि अगर अब ये साथ मिलकर प्राइस बढ़ाते हैं तो कोई दूसरा रीजनल कंपटीशन बचा ही नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। वैसे तो अलग अलग रिचार्ज के लिए अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन एक सिंगल कस्टमर से कंपनियां कितना कमाती हैं ये बहुत मायने रखता है, और इस इनकम को कैलकुलेट किया जाता है ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से। टेलीकॉम इंडस्ट्री में ARPU एक ऐसा स्केल है जिसमें किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। साल 2019 में टेलीकॉम कंपनीज एक यूजर से 98 रुपए कमाते थे। यह दिसंबर 2024 में बढ़कर 193 हो गया और साल 2026 तक कंपनियों के इसे 300 के पास ले जाने की प्लानिंग है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर में अलग अलग कंपनियों की ARPU कुछ इस प्रकार है। इसमें हम देखते हैं कि एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बाकी के ऑपरेटर की तुलना में ज्यादा है। इसमें एयरटेल और जियो के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। एयरटेल हाई इनकम वाले सिटीज और कॉर्पोरेट जॉब वाले प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, क्योंकि बड़े शहरों में प्रीमियम कस्टमर का परसेंटेज ज्यादा है जिससे कम यूजर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इसलिए एयरटेल का ARPU ज्यादा है। तो वहीं जियो एंट्री लेवल कस्टमर की बहुत बड़ी संख्या को टारगेट करता है, जहां रेवेन्यू तो कम है लेकिन सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कम ARPU में भी रेवेन्यू बैलेंस बना रहता है। एयरटेल के CEO ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम हर साल अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाएंगे। अभी एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 245 है, जिसे हम अगले कुछ सालों में 300 तक ले जाना चाहते हैं ताकि प्रॉफिटेबल हो सके। एयरटेल ने काफी पहले 17 सर्किल में एंट्री लेवल के प्लान को 99 से 155 तक बढ़ाकर एक सक्सेसफुल रिजल्ट देखा है, इसलिए आने वाले समय में प्राइसेस बढ़ने ही वाली है। और जुलाई 2024 में एयरटेल द्वारा किया गया प्राइस है कि इसी ARPU को 300 के पास ले जाने का एक स्टेप मान सकते हैं। चाहे एयरटेल हो या जियो, दोनों ने ही जब से 5G लॉन्च किया है इसकी अलग से कोई रिचार्ज प्राइस लॉन्च नहीं की है। तेजी से कस्टमर बेस को अपनी तरफ खींचने के लिए ऑपरेटर्स ने 5G का रिचार्ज प्राइस 4G वाला ही रखा। अब यूजर ज्यादा डेटा बिना प्रीमियम प्राइस के इस्तेमाल करने लगे, जिससे ARPU और भी ज्यादा नीचे चला गया था। टेलीकॉम सेक्टर एक हाईवी इन्वेस्टमेंट वाला फील्ड है और 5G को रोल आउट करने में स्पेक्ट्रम, फाइबराइजेशन, साइट जैसे चीजों में ऑपरेटर्स ने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। ऐसे में 5G मोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण ऑपरेटर्स को रेवेन्यू लॉस उठाना पड़ रहा था। ऐसे में घट रहे ARPU को बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय है रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा देना। जियो का ARPU काफी अच्छा था, लेकिन एयरटेल और बाकी के ऑपरेटर इस बात से परेशान थे कि लोग उनके सिम को यूज तो कर रहे हैं लेकिन रिचार्ज नहीं करा रहे हैं, जिससे उनका सिस्टम यूज तो हो रहा है लेकिन उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। इस वजह से जियो को छोड़कर सभी ने मिनिमम रिचार्ज को मैंडेट कर दिया कि यदि आप सिम यूज करना चाहते हैं तो एक रिचार्ज कम से कम एक्टिव होना चाहिए। इस स्टेप से इन्हें थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन यूजर और भी तेजी से शिफ्ट होने लगे, जिसका नुकसान ही होना था। एयरटेल और VI का रेवेन्यू काफी हद तक कम हो गया था और BSNL तो माइनस में परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये प्रॉफिट में थे। तो इससे एक सवाल मन में आता है कि जब बाकी सब घाटे में चल रहे थे तो उनके साथ जियो ने भी अपने प्लान क्यों इंक्रीज किए? तो इसका जवाब है कि आमतौर पर जो चीजें हमें सामने दिखाई देती है वैसी नहीं होती है। दरअसल बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है। सामने से भले ही ये कंपनियां अलग अलग दिखाई देती हो, लेकिन बैक एंड में ये सभी एक दूसरे की मदद से ही काम करती है। जियो जब लॉन्च हुआ था तो भारत में जियो के पास 4G और 5G के लिए पूरे इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे नेटवर्क सेटअप मौजूद था, लेकिन जियो के डेटा को भारत के बाहर भेजने या विदेश से डेटा को भारत में लाने के लिए जियो ने समुद्र के अंदर सबमरीन केबल बिछाने की बजाय एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके बैक एंड में एयरटेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया था। जियो की लॉन्चिंग से कुछ साल पहले 23 अप्रैल 2013 की एक प्रेस रिलीज के अनुसार जियो ने एयरटेल के एक I2I सबमरीन लिंक पर एक डेडिकेटेड फाइबर पेयर किराए पर लिया। यह लिंक भारत को सिंगापुर से जोड़ता है, जहां से यूरोप और बाकी के कंट्रीज से कनेक्टिविटी मिलती है। रेंट पर लेने से जियो को सबमरीन केबल पर करोड़ों डॉलर और टाइम खर्च किए बिना हाई स्पीड और लो लेटेंसी वाला इंटरनेशनल बैकहॉल तुरंत मिल गया, तो एयरटेल को अपने सरप्लस कैपेसिटी से रेवेन्यू बढ़ाने का मौका मिल गया। डिजिटल भारत निधि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके जरिए गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में कंपनियों को सब्सिडी देकर नेटवर्क सेटअप कराती है जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए कमर्शियली सर्विस देना मुश्किल या घाटे का सौदा होता है। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल भारत निधि के द्वारा फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम के लीजिंग और शेयरिंग पर एक रिकमेंडेशन दिया है कि दूर दराज के इलाकों में बिछाए गए सिस्टम को कम से कम 2 अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ शेयर करना अनिवार्य होगा। इस तरह कई बार अलग अलग ऑपरेटर एक दूसरे के सिस्टम को यूज करके अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं ताकि यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। जैसे रोमिंग के टाइम पर अगर कोई ऑपरेटर कवरेज नहीं देता है तो वह पास वाले दूसरे नेटवर्क का यूज कर सकता है। इसलिए भले ही ये टेलीकॉम ऑपरेटर आपको सामने से एक दूसरे से लड़ते हुए
दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे ये सभी एक टेबल पर बैठते हैं और ये तय कर सकते हैं कि किसी रिचार्ज की कीमत कितनी होनी चाहिए। और यही कारण है कि सुबह एयरटेल ने प्राइस इंक्रीज किया तो शाम तक जियो की भी न्यूज आ जाती है, जिससे कि कस्टमर को कहीं और जाने का कोई रास्ता ही न दिखे। किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है बिजनेस को सपोर्ट करना और इस बात का ख्याल रखना कि किसी भी फील्ड में कंपनियों को मोनोपोली या डुओपोली न होने पाए, जिससे पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगे। यही कारण है कि गवर्नमेंट बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए साल 2024 में 86,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड एलोकेट किया गया। यह फंडिंग स्पेक्ट्रम आवंटन, डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने, 4G और 5G कनेक्टिविटी को सेटअप करने के लिए दी गई है। 4G के ट्रायल सर्किल में सक्सेस होने के बाद अक्टूबर 2024 को बीएसएनएल ने सेलेक्टेड सर्किल में कस्टमर फेसिंग 4G सर्विस शुरू की और साल 2025 तक पूरे देश में 4G सर्विस देने का टारगेट रखा है। टेलीकॉम मिनिस्टर के अनुसार देश भर में बीएसएनएल 4G के रोल आउट होने के बाद सितंबर 2025 के अंत तक सिलेक्टेड सर्किल में बीएसएनएल 5G सर्विस चालू कर देगा और 2026 तक पूरे भारत में बीएसएनएल की 5G सर्विसेज यूज करने को मिलेगी। बीएसएनएल के प्लान बाकी के ऑपरेटर की तुलना में 60% तक सस्ते हैं। 28 दिन का प्लान बीएसएनएल सिर्फ 108 रुपए में दे रहा है, तो वहीं जियो 249, VI 349 और एयरटेल 299 रुपए में दे रहा है। फिलहाल बीएसएनएल को देखकर यही लगता है कि ये सही ट्रैक पर है, क्योंकि 17 से 18 साल के लंबे समय के बाद पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2024 के थर्ड क्वार्टर में 262 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट और फोर्थ क्वार्टर में 280 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। साल 2007 के बाद से ऐसा पहली बार है कि बीएसएनएल ने प्रॉफिट जनरेट किया है। एक आम आदमी के लिए स्मार्टफोन आज भी लग्जरी चीजों में गिना जाता है, इसलिए रिचार्ज की कीमतें बढ़ाने से आम आदमी अपना बजट नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो लग्जरी चीजों को यूज करना बंद कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले समय में ऑपरेटर फिर से 15 से 20% तक प्राइस बढ़ा सकते हैं, जिससे आम आदमी का स्मार्टफोन पर शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल बीएसएनएल का होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मार्केट में कंपटीशन दे सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये रही अगली वीडियो, लेकिन यहाँ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।